क्योंकि देश में पहली घटना कि एक सरकार एक सदन में अल्पमत में, उसमें उसका बहुमत नहीं, और वो सरकार इतनी समझदार सरकार कि कैसे किसी, मैंने वही कहा कि जो आज आप देख रहे हो उसकी तैयारी का मुझे तो नहीं पता आपको, इसलिए मैं भाव पैदा करने के लिए कह रहा हूं। एक धारा थी जो बड़ी खतरनाक थी, बताया जाता है पिछले 50 सालों से देश को कुछ याद हो ना हो, धारा 370 याद है। धारा ने मुसीबत कर, धारा 370 370 ये ऐसी है, ये वैसी है, इस पर खूब चर्चाएं हुई हमारे यहाँ, लेकिन अब वो नहीं हट रही थी। हटाने के लिए विशेष बल की जरूरत, तो दोनों सदनों से हटनी थी। तो इनका एक सदन में 303 थे और एक सदन में अल्प। भारतीय राजनीति की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक परंपरा है, कोई लिखा नहीं है कानून, कुछ परंपराएं होती है वो चलती रहती है। उसमें से एक परंपरा ये थी कि जो बेचारे पहली बार एमएलए एमपी बन के जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो उन सब लोगों को अलग अलग समय पे ज्ञान देने के लिए कहीं कहीं भेजा जाता है कि आप जाइए वहां का दौरा करिए। 4 महीने पहले जो नंबर 2 है, आगे समझ में तो पहले वाले से ज्यादा 4 महीने पहले उसने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भारतीय परंपरा के तहत हर पार्टी से हमें 3 एमपी चाहिए और हम चाहते हैं कि आप लोग नीदरलैंड जाइए, वहां जाकर के पानी की व्यवस्था कैसी है, जहां नदियां इतनी हो वहां पानी की व्यवस्था, नीदरलैंड देखने जाना। उसमें बीजेपी की भी 3 एमपी थे, उनको भी पता नहीं। 4 महीने पहले तय किया और एक विशेष दिन उनको भेजा। तो सब लोग जब बैठ चुके थे तो बीजेपी वाले थोड़ा लेट हो गए, और जब लेट हो गए तो ये कहा कि सडनली हमें तीनों की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमने जहाज नहीं, अगली फ्लाइट से जहाज चला गया उनको लेकर के नीदरलैंड। और वो नीदरलैंड में वो पानी की व्यवस्था देखनी थी, मैं तो वहां कुछ और बहुत सारी चीजें देखने की थी, तो पहली बार देखी वो उसमें भी। और इस सरकार ने धारा 370 हटाने का बिल जिस राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था वहीं पहले लेके आया, और जब बिल आया तो जो आलू की खेती थी उसने पीछे देखा कि वर्कर कहाँ गए, उसे पता ही नहीं थी वर्कर कहाँ काम करते। और इतना समझदार थे नंबर 2 कि बिल उस दिन लेके आया कि अगर यहां से कोई भनक भी दे दे, उसको पता था कि उस दिन आया जिस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट ही नहीं। तो अल्पमत की सरकार ने धारा 370 से पास किया। अगर ऐसे लोग मिल गए हैं तो उन्हें 10-20 साल तक अभी बैठा के ये बातें कोई देता तो दूसरी आपको आगे बताएगा, गरीब कहेगा वो कहेगा हम ही कर रहे हैं ये काम, यही है। इसलिए हमको किसी को जवाब देंगे, हमसे पूछ सकते हैं, हमें कैसे पता कि आपको भी पता है, हम पता पूछ कर। तो मेरा कहने का मैं ये भाव इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग बहुत समय के बाद मिलते हैं। हाँ, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये हटे तो जब तक 10-20 ऑल्टरनेट हो जाए तब तक मत कीजिएगा। बहुत समय के बाद कुर्सी खाली है, पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई है कि इस कुर्सी पे आलू से सोना बनाने वाली मशीन बैठ जाए। उनके एजेंडे भी खराब हो, भारत जैसे अपनी सनातन सभ्यता की तरफ लौटेगा, पूरी दुनिया जानती है कि आप कौन है, इसलिए उनको डर है कि अगर इन्होंने चाणक्य को अपना हीरो बना दिया तो ये जो ट्रंप है प्रॉपर्टी डीलर, इसकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे किस्से में आपको रात भर सुन सकता। मेरी माँ से बेटियों से एक ही निवेदन, हाथ जोड़ के होते, बेटियों से मेरा घर के बाहर कुछ भी
किसी का आचरण, किसी की भाषा आपको थोड़ी सी भी अनईजी लगती है, थोड़ा सा भी किसी का देखना आपको खराब लगता है, आप उसको ये सोच करके कि इससे क्या हो जाए, जो कुछ करके बाहर हो उसे अपनी मां के सामने जैसे वोमिटिंग करते हैं वैसे करते। छोटी से छोटी घटना भी घर में शेयर करना। और माओ से मेरा निवेदन है कि बेटी कुछ बताए तो एकदम डंडा लेकर जीजा भाई मत बन जाए, उसको अपनी बात कहने का, वो भी एक लड़की है, उसके अंदर भी भाव है। अगर बेटा फिल्म देखने जा सकता है तो बेटी क्यों नहीं जा सकती है? अगर बेटी के साथ न मां जा रही, न पिता जा रहा, न भाई जा रहा, तो उसके मन के अंदर भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, वो भी बहुत कुछ करना चाहती है। अगर न भाई ले जाएगा, न बेटा ले जाएगा, न पिता ले जाएगा, तो फिर कोई न कोई भाईजान कलावा पहन के बाहर खड़ा होगा और उसे बहेगा। इसलिए जो भाई सुबह से शाम मोटरसाइकिल पर माचो बने घूम रहे हैं, उनसे मेरी हिदायत है और माओ से मेरा निवेदन है, वर्तमान परिस्थिति में आप सिर्फ आदर्शवाद की बात करेंगे तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि आदर्शवाद को आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। शहर में कोई पिक्चर आए, मां अपनी बेटी से कहे कि ये पिक्चर में तेरे साथ हूं, 80% सॉल्व हो जाएंगे। आप उसके ऊपर एक ऐसे करके कि भाई के साथ ही जाता है, तुम कहां जाओ तो बेटे से क्यों नहीं पूछते, बेटी से क्यों पूछते? बेटी को अपनी अंदरूनी भावनाओं को प्रकट करने का मौका दीजिए, घर पे साथ खाना खाइए और बार बार कह रहा अपने आइकॉन बदल दे। सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है, सुंदरता की निशानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है। सिर्फ कहानी किस्से पढ़ देने से बेटी को एक तरफ, बेटे को अलग, बेटी को अलग, ये दो नहीं हो सकते। जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है, जो बेटे को इजाजत है वो बेटी को भी इजाजत है। इसलिए नहीं इनको नहीं करना, इनको करना नहीं, आपको एक गार्जियन की तरह उसके साथ खड़ा होना, कम से कम रात का खाना उनके साथ, और उसको अपने भावों को प्रकट करने दें। वो कुछ भी करे सुनिए, लट लेके मत खड़े हो। जो स्थिति समाज में है उसका अंदाजा नहीं है। मैं 15 साल से पूरे देश में ऐसे घूम रहा हूं, ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि मैं सोचता हूं कि आज भी मैं बयान नहीं कर सकता। जमीन की क्या स्थिति है कोई पता ही नहीं है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। मंदिर जाओ, पूजा करो, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है इसका ध्यान। एक बेटी है आपके घर में जो बड़ी हो गई, उसके भाव बदल रहे हैं, उसकी इच्छाएं बदल रही है, उसकी सोच बदल रही है, उसके साथ कोई बात करने वाला है। हर आदमी सोचता है खाना बनाना है, पढ़ गई लिख गई एमए, और तुमने एक लड़का ढूंढ लिया है उससे शादी। भाई साहब क्या क्या जानवर है वो, उससे नहीं पूछो, लड़के से पूछते हो ये पसंद है कि नहीं, लड़की से क्यों नहीं पूछो, वो इंसान नहीं है, उसको अच्छा बुरे की कोई चिंता नहीं है, किसी को भी बांध दो उसके गले ला करके, क्यों नहीं पूछो मुझसे बेटी तुझे लड़का पसंद है कि नहीं पसंद, क्यों वो आपकी पसंद से करे? दुनिया बदल गई, देश बदल रहा है, हाँ बदल रहे, लेकिन वो ही नहीं बदल। उसके साथ संवाद स्थापित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको भरोसा दिलाइए कि तेरी बात जो है हम सुनेंगे। एकदम महारानी की तरह उसके ऊपर लट लेके मत सवाल करो, उसके साथ जाइए, उसके दोस्त बनिए। पिताजी आएंगे, कब गए थे, कहां गए थे, हाँ पिताजी, अच्छा बेटे ने ये किया है, तो बहुत पूछेंगे, बेटी की क्यों नहीं पूछेंगे? आपका वंश यही चलाएगी। इसलिए मां राष्ट्र है, पिता देश है। घर कैसे चलेगा, कब चलेगा, कब खाना बनेगा, कब पूजा होगी, इसकी पूजा होगी, कौन सा व्रत होगा, ये मां को देखना है। पिताजी को तनख्वाह कितनी मिलनी है, कहाँ नौकरी करनी है, बिजली का बिल देना है, मकान का बिल देना है, इतने ही काम है। तो इसको अगर दो हिस्सों में बांटे, पिता रोज बदल जाते हैं, आज इसमें नौकरी करी, कल उसमें नौकरी करी। दुनिया के सबसे बड़ा सच क्या है? दुनिया का
है मां। और जिन पिताजी को लगता है ओहो पिता का नाम बेटी के नाम के आगे होना चाहिए, पिता का सरनेम होना चाहिए, ये परंपरा आपकी नहीं थी। जिस मां को समाज में लोग अत्याचार इतना करें कि वो मां के आंसू निकल जाएं, वो समाज कभी भी बड़ा नहीं कर सकता। जिस मां ने आपको 9 महीने पेट में रखा हो और इतनी भयंकर पीड़ा के बाद भी उसका आंसू न निकला हो, उसको आप इतना दुख दे दें कि वो सामान्यतः रोने बैठ जाए, तो सोचिए कितनी गहरी चोट लगती है। और आपको यह है कि वंश आपसे चलेगा, दिमाग से निकाल दीजिएगा जितने पुष्प है। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल डॉक्टर खाकर भाड़ में गया, मेरा बाप कौन है मेरी मां की औलाद को नहीं जानता। धन्यवाद करो उस मां का, धन्यवाद करो उस पत्नी का। सारी पीड़ा सब कुछ सहने के बाद फिर आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करे, आप उसके साथ हाथ उठाएं, आप उसको गाली दें। जिस दिन खोपड़ी फिर गई ना, अपने जवान बेटे से कहेगी बेटा मुझसे गलती हो गई, ये वाला नहीं, ये वाला तेरा बाप है, चिंता के रखा। सारा बाप बना और मर्दान की सब बाहर आया। उसको देखो वो जिसकी तरफ कह देती है उसी को पिता माने। बाप सिर्फ विश्वास पर टिका हुआ है, उसकी खोपड़ी घूम गई तो पिता पिता नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट देते फिरोगे दुनिया से। इसलिए हमारी परंपरा में अंग्रेजों के आने से पहले मां का नाम पहले आता। हम सब लोग बड़ी तेजी में हैं। मैंने शुरू में बताया डॉक्टर डॉक्टर दुनिया को छोड़ दीजिए, मां के अलावा कोई जानता है कि मेरा पिता कौन है, वही जानती है। और उसका मतलब नहीं कि उसने कह दिया तो बस मान लिया। इसलिए मां के नाम लिखा जाता था। अंग्रेजों ने जब पहला कॉन्वेंट स्कूल बंगाल में खोला तो सबसे पहला काम क्या किया कि जो लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे उनका एडमिशन कॉन्वेंट में होगा। और उसके साथ में क्या जोड़ा, आपके पिता कौन है, आप किसके बेटे हैं, ये अंग्रेज अफसर नहीं करेगा। पूछो उस अंग्रेज अफसर से कि मैंने अपने पिता का नाम सही लिखा है या नहीं लिखा, और सही में लिखा है तो तेरे पास कौन सी दूरबीन से तूने साइन कर दिए कि नहीं ये सर्टिफिकेट सर्टिफाई है कि ये इनके पिता है। उसने कहा देखा कौन सा सर्टिफिकेट सही था और डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर दिया, जो वैलिड माना जाएगा और वो नहीं साइन करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। आजाद भारत में भी ये बनाया गया कि आईएएस अफसर जब तक वेरीफाई नहीं करेगा आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को, वो लीगल नहीं माना जाएगा। ये जानबूझ के कहा उन्होंने करा, इसलिए छोटी बात है। आप जानते नहीं या आप अनभिज्ञ हैं या कुछ आप बिजी हैं, मैं फालतू। कितनी बड़ी इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ ली, आपकी निगाह जहां आलू चावल दाल नौकरी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जब तक मानव सभ्यता रहेगी ये होगा। मेरी निगाह उसके अलावा कहीं जाती नहीं, किसी अखबार ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। किस आदमी को आप कहते हो, वो आए थे मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे थे, कई डिग्रियां थी उनके पास, डिग्री से कोई लेना देना नहीं। इस आदमी के पास डिग्रियों में विवाद हो रहा है, मैं कहता हूं एक भी नहीं है, मुझे कोई नहीं। शपथ लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया, पहला गवर्नमेंट ऑर्डर क्या साइन किया, इस्तेमाल को नहीं होता। मैं ऐसे ही चिल्ला मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं, इस समय के इस दौर में अगर कोई आदमी है तो हम उसकी तारीफ इसलिए न करें कि कुछ लोग सोचेंगे कि अरे इनके बहुत नजदीक है, गेट लॉस्ट। पहला गवर्नमेंट ऑर्डर उसने साइन किया। आम लोगों को लगेगा यार क्या फालतू की चीज है, आलू सस्ता तो किए नहीं उसने, सोना सस्ता तो किया नहीं। पहला गवर्नमेंट ऑर्डर उसने शपथ लेने के बाद पीएम ऑफिस में कहा, आज से भारत के लोग अपने पिताजी का अपने माताजी का सर्टिफिकेट खुद वेरीफाई करेंगे, वो वैलिड होगा।
ये कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन है कि अंग्रेज अफसर, एक आईएएस ऑफिसर ये कहेगा यस मैं वेरीफाई करता हूं कि तुम इनके बेटे हो, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो नहीं करेगा तो अपने बाप को बाप नहीं कहता क्या? इसलिए 4 बज जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को कुछ न भी दे तो तारीफ जरूर करते हैं। तारीफ करने से भी लोगों का हौसला बढ़ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बोलने वाला 4 करोड़ रुपया दे आपसे, लेकिन अपने 4 करोड़ रुपए देते वक्त ध्यान रखिए कि 4 करोड़ रुपए देकर के आपकी बेटी का सेकंड वो उसके मन मस्तिष्क के बीच में एक सवाल पैदा कर रहा है कि ये भाईजान जो है ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, और सब बराबर हैं, और राम भी वही है और अली भी वही है, और एक जनाब की बेटी अली के साथ चली जाती है तो आप कहते हैं बच्चा। मैं ऐसा कार्य इस मन से नहीं करना चाहता, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मुझे बुला लिया है, मेरी इतनी सब बातों को सुनने के बाद भी आप खुशी से यहाँ बैठे हो। आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इतने प्रबुद्ध लोगों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं कल आज रात में वापस अमरावती जाऊंगा और कल सुबह फिर मुझे एक तहसील में जाना है। इन तहसील में एक ही साथ आया था, मुझे लगता था कि मेरे पास बार बार दिल्ली जाना ना छोड़ने का समय नहीं है। जब यहां से जाए तो एक बात जरूर सोच के जाए, 2 रुपए किलो चावल में नहीं मिलेगा, कोई साड़ी दे रहा है, कोई 1 महीने की बिजली दे रहा है। 10 साल के लिए अपने आप से ग्रहण करूं कि बिजली का बिल देने में हम सामर्थ्यवान हैं, मर नहीं जाएंगे अगर 4 दिन बिजली का बिल हम कम नहीं दे पाए। लेकिन हमारी बोली कोई लगाए तो बोली इतनी ताकतवर रखना कि 70 बजाय आपकी बोली न लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।